मेडिकल की जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज्यादा आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा हमारा हौसला बनेगा और हम जो है वीडियोस जो है बनाते रहेंगे। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वेलकम टू एसएस चाहर प्री मेडिकल सेंटर आगरा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एसएस चाहर प्री मेडिकल सेंटर आगरा में। जय हिंद साथियों। अभी रिसेंटली बहुत बच्चों के जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे पास एक क्वेरी आती है कि सर एक बार डेंटल से रिलेटेड जो है वीडियो बनाइए। तो एज जो आप लोगों को पता है कि वहां पर जो मेडिकल होता है, ऑन ग्राउंड जो मेडिकल होता है, उसमें जो मेडिकल करते हैं वो मेडिकल ऑफिसर होते हैं हमारे लिए, वो डेंटल एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने कोशिश की कि क्यों ना हम किसी एक ऐसे डेंटल एक्सपर्ट को जो है अप्रोच करें और उनके पास जाएं और उनसे बात करें ताकि वो हमें इन चीज़ों की श्योरिटी जो है या हमें जो पॉइंट्स हैं, जो क्लियरेंस है इन सारी चीज़ों को लेकर वो ज़्यादा अच्छे से दे सकें। तो इसी चीज़ को लेकर मैं बहुत टाइम से ये चीज़ कोशिश कर रहा था कि हमें कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल जाए जो इन चीज़ों के बारे में बहुत डीप नॉलेज रखता हो और जो इन चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से बता सके। तो ऐसा ही हुआ कि जब हमारी सर्च में कि हमें एक मैम के बारे में पता चला जिनका नाम है डॉक्टर वसुंधरा, जिन्होंने जो डेंटल के मेडिकल डेंटल जो है एक्सपर्ट हैं और काफ़ी टाइम से वो इंडिया में जो थी एक्टिव थी पहले और बच्चों के हेल्प करते रहती थी इस चीज़ से रिलेटेड, जो भी डेंटल प्रॉब्लम होता था उनको हेल्प करती थी काफ़ी पहले। बट क्या हुआ कि उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद जो है वो फॉरेन में सेटल हो गई। तो हमें पता चला कि मैम अभी यहाँ पर आई हुई है, तो हमने उनको अप्रोच किया। एक्चुअली में हम वेट कर रहे थे कि मैम जैसे ही इंडिया आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि मैम से जो है इन सारी चीज़ों, तो मैम के साथ हम कांटेक्ट में बने हुए थे पहले से ही। तो जैसे ही मैम इंडिया आई तो हमने उनको अप्रोच किया, उनसे बोला कि क्यों ना बच्चों की आप हेल्प करें। तो मैम जो है एग्री हो गई और उस चीज़ के लिए उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की। तो आज हम कोशिश करेंगे कि डेंटल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मेडिकल को लेकर वो सारी चीज़ें हम अच्छे से मैम से जो है डिस्कस कर पाएं। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों, आपको जो है इसमें काफ़ी अच्छी नॉलेज जो है मिलेगी। मैम ने बहुत अच्छी नॉलेज भी हमें दी है कि कैसे उन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है। सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है और करेंगे। तो आइए मिलते हैं मैम से और जानते हैं कि मेडिकल में, डेंटल मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे उन्हें क्लियर किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं हम मैम का, डॉक्टर वसुंधरा, जो मैंने आपको बताया था कि मैम जो है डेंटल मेडिकल एक्सपर्ट है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर आगरा में। और सबसे पहले हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया ताकि हम बच्चों को ये सारी चीज़ें जो है समझा सके डेंटल के बारे में। मैम, और काफ़ी सुना था आपके बारे में कि आप डेंटल मेडिकल एक्सपर्ट हैं उन चीज़ों के लिए। हम काफ़ी टाइम से आपसे कॉन्टेक्ट में बने हुए थे। तो मैम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि मैम आप बच्चों को बताएंगे कि अभी आप कहाँ पर प्रैक्टिस पर हैं। और मैं प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ इंडिया में, आयरलैंड में और लिथुआनिया में। जी, मैं इंडिया से लगातार कनेक्शन में हूँ। मेरे पेशेंट्स, मेरे जो भी हैं वो अभी भी मेरे कनेक्शन में हैं। जी मैम। मैं अभी भी इंडिया में कंसल्टेशन करती हूँ, आयरलैंड और लिथुआनिया में फिलहाल मैं प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ। और ये जितने भी सेना रिलेटेड जितनी भी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इस पर मैं इंडिया में जब रहती थी, मैं पहले भी इसी पे काम किया करती थी। सो मुझे अच्छा लगता है बेसिकली इसमें। तो मैम आपको कितना टाइम हुआ है इंडिया से शिफ्ट हुए? क्योंकि बहुत से मतलब हमने ऑब्वियसली आपके बारे में सुना था कि पहले एक मैम थी जो सिर्फ डेंटल के लिए, कि जैसे अभी हम मेडिकल का काम कर रहे हैं तो हम कंप्लीट मेडिकल चेकअप जो है बच्चों का करते हैं। तो जब हमने इस चीज़ के बारे में जानना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि पहले मतलब आपका नाम हमें पता चला कि पहले एक मैम थी जो सिर्फ डेंटल को लेकर बच्चों की क्वेरीज जो क्लियर किया करती थी। तो मैम ये कितने टाइम पहले की बात है? आपको कितना टाइम हुआ है इन सारी चीज़ों को? बेसिकली मेरा जो डेंटल एक्सपीरियंस है वो नियरली 10 से 12 साल का है। और मुझे इंडिया से गए हुए 8 साल हो चुके हैं। लेकिन ये काम में मैं अभी भी कंटिन्यू हूँ। अभी भी जो सेना रिलेटेड क्वेरीज हैं, डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, या जो इस प्रोफेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो मुझसे अभी भी कनेक्शन में हैं। मैं अभी भी इस पे काम कर रही हूँ। सो बेसिकली मैंने
आप कह सकते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड में, 10 से 12 साल। जी मैम, 10 से 12 साल का आपका एक्सपीरियंस है। तो मैम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम जो है बात करते हैं बच्चों के डेंटल्स के प्रॉब्लम के लिए। तो मैम सबसे बड़ी जो बच्चों की क्वेरी होती है, जो बच्चा वीडियो देखता है या जैसे हम सर्च करते हैं नेट पर या यूट्यूब पर सर्च करते हैं, तो सबसे पहली जो क्वेरी होती है बच्चों की होती है कि 14 डेंटल पॉइंट्स जो काउंट किए जाते हैं, जिन्हें 14 डेंटल पॉइंट जो काउंट पास होने के लिए हमें चाहिए, तो वो 14 डेंटल पॉइंट्स कैसे काउंट किए जाते हैं मैम? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको दांतों के बारे में आपको बेसिक बता देती हूँ। हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। 32, जी मैम। जी, हमारे दांतों को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे आप 1, 2, 3, 4 भी बोल सकते हैं, या फिर आपका अपर राइट, अपर लेफ्ट, और लोअर राइट क्वाड्रेंट। सो हर एक क्वाड्रेंट में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 8 दांत होते हैं। 8 मुंह, सो 8, 8, 8, 8, जी, ठीक है। सो 32 दांत हुए। तो मैम किसी किसी के क्या होता है कि 32 ना होके 28 दांत भी होते हैं, 28 जो टीथ होते हैं। तो उस केस में क्या होता है मैम, जो 28 डेंटल पॉइंट्स जिन्हें बोलते हैं, किसी किसी के 28 दांत भी होते हैं 32 ना होने की जगह। 28 दांत होना भी बिल्कुल नॉर्मल है। उस केस में भी जो है बच्चा जो है मेडिकल डेंटल जो है फिट होता है। बस उसका 32 दांतों वालों के पास एक एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि लेट्स से कि वो कहीं उनका किसी केरीज की वजह से या किसी और एबनॉर्मलिटी की वजह से उनका कोई पॉइंट कम हो रहा है, तो 2 पॉइंट उनको वहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। पर जहाँ पे 28 दांत होते हैं तो उनकी मार्किंग जो है 28 के हिसाब से ही होती है। जी मैम। सो वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैम एक जैसे मोस्टली जब हम मेडिकल करते हैं तो हम एक पॉइंट और देखते हैं कि किसी के जो है जैसे हमारे जो 32 जो डेंटल पॉइंट्स होते हैं, 16 अबव 16 डाउन, 16 नीचे 16 ऊपर। बट किसी किसी के साथ क्या होता है कि 14 नीचे होते हैं 16 ऊपर होते हैं। ठीक है मैम। तो जो उनके जो क्या बोलते हैं हम, जो विजडम टूथ जो होता है, अकल दाढ़ जैसे नीचे वाली नहीं आई है या ऊपर वाली नहीं आई है या एक साइड की आ गई है एक साइड की नहीं आई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हाँ, ये भी होता है और ये बहुत कॉमन होता है कि किसी के ऊपर की अकल दाढ़ आ चुकी है, लेट्स से 2 आ गई हैं, या किसी की नीचे की आ गई है लेकिन ऊपर की नहीं आई हैं। तो उस केस में ऐसा होगा, लेट्स से कि अगर इस तरफ और इस तरफ अब ऊपर की किसी की अकल दाढ़ है और नीचे की नहीं है, तो वहाँ उसका 2 पॉइंट कम होंगे। 2 पॉइंट, हाँ, वहाँ 2 पॉइंट कम होंगे। तो मैम अब इसके बाद हम आते हैं 14 डेंटल पॉइंट्स। आपने जो बताया कि जैसे हमारा जो माउथ है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उन चीज़ों को जो काउंट किया जाता है, तो इसमें पॉइंट डिटेक्शन का क्या रहता है कि मतलब कैसे पॉइंट डिटेक्ट किए जाते हैं या क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम होती है दांतों में जिसमें पॉइंट्स जो है कट जाते हैं? मैं पहले तो आपको 14 डेंटल पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया हर एक क्वाड्रेंट में 8 दांत इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज होते हैं, ठीक है। 7 भी होते हैं 28 के केस में। सो विल टॉक अबाउट 8 दांत एक क्वाड्रेंट में। सो दांत, जो पहला दांत है वहाँ से लेके 5वें दांत तक, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर तक एक पॉइंट हर एक दांत का होता है। 5 ये पॉइंट हुए। उसके बाद आपका फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, उसके 2 पॉइंट ईच दांत के होते हैं, तो वो 6 हुए। और 6 और 5 आपके कितने हुए? 11। सो 11 इस तरफ और 11 इस तरफ, तो आपके टोटल 22 पॉइंट हुए, ठीक है। और नीचे के लिए वो आपका पॉइंट तब काउंट होता है कि उसके ऑपोजिट नीचे का या नीचे वाले के ऑपोजिट ऊपर का दांत भी प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सेंट्रल इंसाइजर है, इसका 1 पॉइंट है, तो इसके नीचे वाला दांत भी प्रेजेंट होना चाहिए। सेंटर इंसाइजर मतलब हमारे जो आगे सबसे आगे वाला सबसे आगे जो दांत है, तो हमारे अगर ऊपर का दांत है वैसा ही सेम, मतलब अगर हमारे नीचे का भी दांत है तो हमारा वो पॉइंट काउंट होगा। इन केस अगर नीचे वाला दांत नहीं होता है तो हमारा पॉइंट काउंट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। सो इस हिसाब से है। अगर इनमें से किसी भी दांत में लेट्स से कि कैविटी है, केरीज है या कोई फ्रैक्चर है, किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी है, तो वहाँ पर 1 पॉइंट कट जाएगा। जैसे कि अगर सेंट्रल इंसाइजर में अगर केरीज है या लेटरल में या कैनाइन में, जो कि 1 पॉइंट होता है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है किसी भी तरह की तो उसका 1 पॉइंट कट जाएगा। उसी तरह अगर मोलर्स में कोई भी कैविटी, केरीज, फ्रैक्चर या कोई भी प्रॉब्लम है
तो उसके 2 पॉइंट इन नॉर्मल क्राइटेरिया होते हैं, बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका 1 पॉइंट कट जाएगा। तो देखिए, मैं आपको जो है इसे थोड़ा सा नॉर्मल जो है वैसे बताता हूँ कि क्या होता है बच्चों की जो हमारी जैसे दाढ़ बोला जाता है, दाढ़ के लिए हमें हमारी 3 दाढ़ होती है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, ठीक है, 3 नीचे 3 नीचे, तो ऐसे करके हमारी दाढ़ होती है 3 3 6 3 3 6 12 दाढ़ हो गई हमारी टोटल, ठीक है। तो दाढ़ के केसेस में क्या होता है कि हमें एक दाढ़ के लिए 2 पॉइंट मिलते हैं अगर हमारी ऊपर वाली दाढ़ और नीचे वाली दाढ़ जो है वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन केस मानिए कि आपकी ऊपर की दाढ़ ठीक है, नीचे की में कोई कीड़ा लगा हुआ है या कैरीज लगा हुआ है, या नीचे की आपकी ठीक है, ऊपर की में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपके 2 पॉइंट डिडक्ट ना होकर उसमें जो आपकी एक दाढ़ जो ठीक है उसका पॉइंट आपको मिलेगा, और जो नीचे की दाढ़ या ऊपर की दाढ़ खराब है तो उसका पॉइंट जो है आपको नहीं मिलेगा। यही चीज है मैम। यस जी। अच्छा, सेकंड थिंग मैम कि ठीक है, ये तो हो गया प्रॉब्लम। अगर किसी की नीचे की दाढ़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेट जैसे कि अभी हम मान लेते हैं कि नॉर्मल से केस है कि कीड़ा लगा हुआ है, कैरीज है या कैविटी है, तो उस केस में बच्चा उसे कैसे ठीक करा सकता है? देखिए, अगर किसी, वैसे मोस्ट ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम जो होती हैं वो ट्रीटेबल होती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का लगभग प्रॉब्लम्स का इलाज है। जैसे कि किसी दांत में कीड़ा लगा हुआ है, तो कीड़ा लगा हुआ है नॉर्मल है, अगर कीड़ा बहुत सुपरफिशियल है आप उसकी फिलिंग करवा लें। टूथ कलर्ड मटेरियल, बिल्कुल दांतों के रंग का मटेरियल आता है जैसे कॉम्पोजिट, GIC, तो इस तरह के मटेरियल से आप फिलिंग करवा के वो दांत फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा और आपका पूरा पॉइंट काउंट होगा उसमें। अगर किसी दांत में फ्रैक्चर है तो अगर फ्रैक्चर है तो आप उसमें या तो रूट कैनाल करवा के आप उसमें कैपिंग करवा सकते हैं, उस केस में भी दांत नॉर्मल हो जाएगा और आपका पूरा पॉइंट काउंट होगा। पूरा पॉइंट काउंट यस, होगा। ठीक है मैम। तो अब जो है कि नॉर्मल पॉइंट होता है, जैसे एक प्रॉब्लम और होती है कैरीज के बाद या कैविटीज के बाद, आप जैसे बताएं कि हम उसकी फिलिंग करा सकते हैं, ट्रीटेबल होता है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि जिसे बोला जाता है ओपन बाइट। तो ओपन बाइट की प्रॉब्लम मैम क्या होती है और इसके कॉजेस क्या होते हैं? कि ओपन बाइट हमें बचपन से होता है या बड़े होकर होता है, या हम कैसे इस चीज को जो है कर सकते हैं ठीक, या बचपन से बच्चे को कैसे रखना चाहिए जिससे ओपन बाइट की शिकायत उसे ना हो? ओपन बाइट की शिकायत ना हो इसके लिए जैसे कुछ बच्चे थंब सकिंग करते हैं, ठीक है, टंग थ्रस्ट करते हैं, जीभ को आगे मारते हैं, तो उसकी वजह से भी जब दांत हैं थोड़े आपके आगे की तरफ ओक्लूड हो जाते हैं तो उस केस में ओपन बाइट हो जाती है। बट ओपन बाइट भी फुली ट्रीटेबल है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से। आपने देखा होगा कि तार लगाए जाते हैं दांतों पे, तो उससे वो ओपन बाइट जो है फुली ट्रीटेबल है। है। तो ओपन बाइट में जो मैं जानना चाहता हूँ कि ओपन बाइट के कॉजेज आपने बताया कि जैसे कोई बचपन से अंगूठा पी रहा है या जीभ आगे टकराता है उसकी वजह से होता है, तो ओपन बाइट जो ऊपर के दांत है सिर्फ वही बाहर आने से ओपन बाइट होता है, या नीचे के दांत भी अगर बाहर है तो उसे भी ओपन बाइट बोलते हैं? सी, ओपन बाइट में मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर के दांत होते हैं, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने टंग थ्रस्टिंग की है या थंब सकिंग की है इसलिए हो। कुछ कुछ केस में इनहेरिटेड भी होता है, अगर किसी को फैमिली में वो प्रॉब्लम है तो उस वजह से कुछ लोगों के दांत नॉर्मली आगे होते हैं, इसलिए भी होता है। बाकी एक बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन होता है, उस केस में जो जैसे आपने पूछा कि नीचे भी होते हैं कि नहीं, सो बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन में क्या होता है, ऊपर और नीचे के दोनों दांत आगे होते हैं, तो उस केस में भी होता है। ठीक है मैम, और वो भी ट्रीटेबल है, वो भी ट्रीटेबल है। तो जो मैम ने बताया जो ओपन बाइट होता है, हमारे आगे के दांत आगे हैं और नीचे के दांत थोड़े से पीछे हैं, गैप बना हुआ है, उसे हम जो है ओपन बाइट बोलते हैं। ट्रीटेबल है तार जो, तो मैम इसे कितना टाइम लगता है, इसे हम कितना टाइम में, मतलब कि कितना टाइम चाहिए इसे जो है नॉर्मल करने के लिए दांतों को? ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा ओपन बाइट है। नॉर्मल केस में जो बाइट होती है 2 mm होती है, 1.5 to 2 mm, लेकिन जितना ज़्यादा आगे है उतना ही टाइम लगता है। लगभग 6 महीने से 1 साल का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 1 साल के बीच में जो है अब हो जाता है। अच्छा मैम, सेम थिंग एक पॉइंट और आता है जैसे डीप बाइट बोलते हैं, डीप बाइट क्या होता है? डीप बाइट में क्या होता है, आपका जो नॉर्मल ओक्लूजन होता है ऊपर और नीचे के दांतों का, वो ना होकर आपके दांत जो है नॉर्मल से ज़्यादा नीचे हैं, तो उस केस में जो है डीप बाइट होता है। जी। तो ये भी मैम सेम ट्रीटेबल है, मतलब तार वगैरह लगाकर, या इसके लिए कोई अलग प्रोसीजर है डीप बाइट के लिए? डीप बाइट भी फुली ट्रीटेबल है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों में डीप बाइट होती है कि उनके जो है मसूड़ों तक आ जाते हैं ऊपर वाले दांत, तो और नीचे वाले जो दांत हैं वो ऊपर वाले दांतों पे टच हो रहे होते हैं। आप नॉर्मली देखें
देखेंगे जब आप अपना मुंह क्लोज करते हैं, नीचे वाले दांत कभी भी ऊपर वाले दांतों के अंदर से टच नहीं करते। लेकिन जो डीप बाइट का केस क्या होता है, उसमें नीचे वाले दांत जो है ऊपर वाले दांत को टच कर रहे होते हैं। बट यस, ये भी ट्रीटेबल है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से। तो आप अभी वीडियो देखते देखते ये चेक कर सकते हैं मुंह बंद करके कि आपके नीचे के दांत ऊपर के दांतों से टच तो नहीं हो रहे हैं। और अगर आपके नीचे के दांत ऊपर के दांतों से टच हो रहे हैं तो मे बी आपको प्रॉब्लम है। आपको डेंटल को या किसी भी मेडिकल सेंटर पे जाकर ये चीज़ दिखानी चाहिए कि आपको डीप बाइट तो नहीं है, जब आपके नीचे के दांत ऊपर के दांतों से टच हो रहे हैं। ठीक है मैम, तो ये भी ट्रीटेबल है, हम डीप बाइट को भी जो भी ट्रीटेबल कर सकते हैं। अच्छा मैम, उसके बाद हम पॉइंट पे आते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड माउथ जो होता है। कुछ कुछ बच्चों का क्या होता है हमारे पास कि मोस्टली हमारे इस एरिया में बच्चे गुटखा वगैरह ज़्यादा खाते हैं, वो खाते हैं तो उनका मुंह नहीं खुलता है। तो इसका क्या रीज़न होता है मैम, ये मुंह क्यों नहीं खुलता है और क्या ये ट्रीटेबल है, किस तरीके से इसे ट्रीट किया जा सकता है? बहुत हद तक ये ट्रीटेबल है। जो गुटखा, तंबाकू या कोई भी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनकी रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग है, उसकी जो बकल म्यूकोसा है, जो मुंह के अंदर की जो स्किन है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, फाइब्रोसिस में आपने देखा होगा वो, या खुद नोटिस करें कि वाइट कलर के बैंड्स बन जाते हैं बकल म्यूकोसा में मुंह के अंदर, जिसकी वजह से जो इलास्टिसिटी होती है मुंह की वो कम हो जाती है और उसकी वजह से जो है नॉर्मल माउथ ओपनिंग नहीं होती। यस, वो भी ट्रीटेबल है, लेकिन सबसे पहले अगर वो इस किसी भी चीज़ का सेवन कर रहे हैं, गुटखा, पान, तंबाकू या जो भी चीज़ है, या सिगरेट भी, तो उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर दें। यस, वो भी ट्रीटेबल है। तो वैसे भी जो बच्चा भर्ती वगैरह देख रहा है या फिजिकल वर्कआउट ज्यादा कर रहा है, उसे ये सब चीजें बट आपकी 3 फिंगर्स आप एक बार में मुंह में डाल के देखें, हाँ, तो एटलीस्ट नॉर्मल माउथ ओपनिंग के लिए आपकी 3 फिंगर्स एक साथ अंदर जानी चाहिए नॉर्मल माउथ ओपनिंग के लिए। यस, ये आप चेक कर सकते हैं, आपकी 3 उंगलियां ऐसे मुंह में डालकर देखिए, अगर आपकी तीनों उंगलियां नॉर्मल मुंह में जा रही हैं तो जो है आपकी नॉर्मल माउथ ओपनिंग है। कभी कभी किसी की 4 भी चली जाती है, 5 भी चली जाती है, बट मिनिमम 3, मिनिमम जो होता है वो 3 उंगलियां जो जानी चाहिए। और साथ ही मैम ने एक पॉइंट और कवर किया, सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है, हमारी जो पीछे दाढ़ के जो होते हैं उसमें फाइब्रोसिस मतलब कि रेशे टाइप के जो हैं वो जॉइंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें, तो मैम ये जो है एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है या इसके लिए हमें कुछ ऑपरेट वगैरह कराना पड़ता है, किस तरीके से ये ठीक होता है? अब इसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो इसके लिए कुछ आपको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और फर्दर मल्टीविटामिन्स एंड इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे ये ट्रीट होता है। और बाकी जिसका बहुत ज़्यादा नहीं है वो आप एक्सरसाइज करें, आप अपने मुंह को नॉर्मली खोलने की कोशिश करें, अपनी टंग को अपनी पैलेट पे लगाने की कोशिश करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें। बट यस, अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ का सेवन कर रहे हैं, सबसे पहले वो स्टॉप करना पड़ेगा। यस, ठीक है मैम। सॉरी, तो ये हो गया हमारा डीप बाइट, ओपन बाइट और जो है रिस्ट्रिक्टेड माउथ, मुंह का ना खुलना, ठीक है, कैविटीज और कैरीज। मैम इसी तरीके से जैसे क्रॉस बाइट और डीप बाइट होता है, ऐसे ही एक पॉइंट आता है क्रॉस बाइट। तो मैम क्रॉस बाइट क्या होता है? क्रॉस बाइट भी, यस, ये भी एक ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम है। क्रॉस बाइट में क्या होता है, जब हम अपना मुंह बंद करते हैं तो आपके दांत नॉर्मल बंद ना होने की बजाय आगे पीछे होते हैं। ठीक है, आपका जो ओक्लूजन होता है, जो दांतों का एक दूसरे के ऊपर बैठना जो होता है, वो नॉर्मल नहीं होता, ना ही पीछे वाले दांतों का, ना ही आगे वाले दांतों का। आपके दांत आगे पीछे होते हैं बंद करते टाइम, तो वो क्रॉस बाइट होती है। ये भी ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम है और ये भी तार का जो ट्रीटमेंट है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, उससे ये भी ठीक हो जाता है। तो मैम जैसे आपने बताया कि क्रॉस बाइट जो होता है, जिसमें सेम इसी चीज को अगर मैं गलत नहीं हूं तो जैसे ऑक्लूजन टीथ होता है, मॉल ऑक्लूजन टीथ जिसे बोला जाता है, क्या ये भी वही सेम चीज है या ये डिफरेंट है? नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रॉस बाइट में आपके दांत आगे पीछे बंद हो रहे होते हैं। माल ऑक्लूजन में क्या होता है, माल ऑक्लूजन बेसिकली आपकी जो दाढ़ है उनका जो आपस में नॉर्मली मिलना होता है उससे डिसाइड होता है। नॉर्मल ओक्लूजन, क्लास 1 ओक्लूजन, जिसमें आपकी ऊपर वाली दाढ़ का जो एक कस्प है उसके ग्रूव में बैठना चाहिए बिल्कुल कंफर्टेबली। लेकिन मॉल ओक्लूजन के केस में क्या होता है, वो नहीं बैठता है। किसी का ग्रूव टू ग्रूव होता है, किसी का कस्प टू कस्प होता है, दांत बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल ऊपर नीचे इस तरह से बैठते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए जी। यस। अच्छा मैम, ये ठीक है, इस चीज़ को आई होप कि अगर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। जिसका भी कमेंट होगा मैं कोशिश करूंगा कि मैम से ऑन कॉल डिस्कस करके उस चीज़ को पॉइंट, अगर मैं कोई पॉइंट छोड़ देता हूं उसके बाद, तो ये जो अभी हमने कवर किया इसे बोलते हैं ऑक्लूजन टीथ और क्रॉस बाइट जो है हमने कवर किया। अब आते हैं मैम, मोस्टली जो है एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि किसी एक दांत के पीछे दूसरा दांत है, ठीक है मैम, तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे का
जो दांत है वो निकलवा देना चाहिए या क्या करना चाहिए उस बच्चे को, अगर दांत के पीछे अगर उसके दांत है? अगर किसी को हाइपरडोंशिया है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, अगर हाइपरडोंशिया ऐसे है कि आपके उस किसी दांत को नॉर्मल स्पेस नहीं मिला है निकलने के लिए, तो वो आगे पीछे निकल जाता है, तो उसको ऑर्थोडेंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू हम ठीक करवा सकते हैं। दांतों का वायर लगा के उस दांत को अपनी पोजीशन में ला सकते हैं। लेट्स से किसी का दांत इस जगह ऊपर निकला हुआ है, आपने देखा होगा, तो अगर वो दांत परमानेंट टूथ है और नॉर्मल काउंट में काउंट होता है, नॉर्मल टूथ में, तो उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू आप पोजीशन पे ला सकते हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मल काउंट से भी एक्स्ट्रा टूथ है, लेट्स से सुपर न्यूमररी टूथ है वो, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसे निकलवाया जा हाँ, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ही माइनर प्रोसीजर है, बेसिकली पेनलेस प्रोसीजर है। अच्छा, ये ठीक है मैम। दूसरी चीज ये होती है कि किसी किसी बच्चे का हमने देखा है कि दूध का दांत जो है वो नहीं निकला है, आई मीन कि दूध का दांत भी वहीं पर है और उसका दूसरा दांत भी निकल गया है, तो उस केस में बच्चे को कौन सा दांत, मतलब क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि कौन सा दांत जो है वो निकलवा देना चाहिए, दूध वाला दांत या जो बाद में दांत आया वो वाला दांत? डेफिनेटली दूध का दांत, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि दूध का दांत अपने नॉर्मल टाइम पे नहीं निकल शेड ऑफ होता, तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं और उस दांत को निकलवा दें, क्योंकि डेंटिस्ट को पता होता है देखते ही कि वो परमानेंट दांत है या प्राइमरी, आई मीन दूध वाला दांत जो आप कह रहे हैं वो है, तो वो भी निकाल दिया जाता है। वो भी निकाल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई फंक्शन नहीं है। जी मैम, तो अगर किसी को 2 दांत हैं और उसमें से अगर किसी का दूध का दांत है, तो वो अपने दूध का दांत जो है वो निकलवाएगा, परमानेंट टीथ जो है वो नहीं निकलवाना चाहिए मैम, ठीक है। सेकंड, अब मैम इसके बाद आते हैं जो है लेक्स टीएम जॉइंट करके एक पॉइंट होता है, जिसमें जो इनका जबड़े वाला जो जॉइंट होता है वो टक टक करके आवाज करता है, तो मैम इसका रीजन क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है? कुछ लोग जैसे ज़्यादा माउथ ओपनिंग करके बात करते हैं, या किसी के कोई इंजरी हुई है कभी, या किसी को कोई बर्थ इंजरी भी है, तो उस केस में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर होते हैं, टक टक की साउंड आती है, तो इस केस में आपको डॉक्टर बेसिकली कुछ एक्सरसाइज बताते हैं और आप माउथ को बहुत ज़्यादा ना खोलें। सो यस, ये चीज जो होती है, यस, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो ये जो होता है टक टक की जो आवाज होती है, इट मींस कि ये बहुत नॉर्मल है और इजीली जो है हम इसे कवर कर सकते हैं। यस, इट इज ट्रीटेबल, ठीक है मैम। तो दूसरी चीज मैम, एक पॉइंट और होता है जिसे टंग टाई बोला जाता है। टंग टाई में मैम क्या होता है? जैसे हम लोकल लैंग्वेज में तुतना भी बोलते हैं, तुतना जो है, तो तुतना का कैसे पता किया जाए कि उस किसी बच्चे को तुतना है या नहीं है? पहले तो उसको थोड़ा सा स्पीच में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, जो आप तो उतना बोल रहे हैं। टंग टाई बहुत नॉर्मली ट्रीटेबल है, आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएं या ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएं, एक माइनर सर्जरी के थ्रू वो उसको करेक्ट कर देते हैं उसके। तो यस, जो आपका जो टंग टाई, जैसे तुतना बोलते हैं, कि अगर आपको हल्के फुल्के बोलने में प्रॉब्लम है, या मैंने ये भी चीज़ बहुत नोटिस की कि जिसको टंग टाई होती है उसकी टंग जो है उसके लिप्स से नीचे नहीं आ पाती है, तो इस केस में आपको क्या करना है कि आप जाइए, हल्की सी सर्जरी होती है, आपका जो तुतना वो काटा जाता है और वो अच्छा मैम, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जिन बच्चों को टंग टाई होती है, टंग टाई का उसे ऑपरेट कराने के बाद या ठीक कराने के बाद उसको फिर से टंग टाई जो है डेवलप हो गई है, तो वो कौन सा केस होता है और इसे कैसे मतलब नेग्लेक्ट किया जा सकता है कि वापस से वो ना हो? अगर किसी केस में ऐसा हुआ है, सो मे बी उसको इनहेरिटेड वो प्रॉब्लम हो, ठीक है। टंग टाई को बेसिकली आप चेक कैसे करें, आप अपना जो फ्रीनम होता है, जिससे आपकी टंग जो है माउथ के फ्लोर पे जिससे अटैच हुई होती है, वो नॉर्मल से ज़्यादा लेंथ में होता है आपका फ्रीनम। सो आप अपनी टंग को अपने पैलेट पे टच करके देखें, अगर आपकी टंग आपके पैलेट पे टच हो रही है तो दैट मीन्स कि आपका टंग नॉर्मल है, लेकिन अगर वो पैलेट पे टच नहीं हो पा रही है क्योंकि आपका फ्रीनम बहुत बड़ा है, तो दैट मीन्स कि आपको टंग टाई है। टंग टाई, तो पैलेट पे टच करने का मतलब यह है कि अपना मुंह खोलिए, आप मुंह खोलने के बाद अपनी जीभ जो है वो ऊपर की तरफ, ऊपर के जो दांतों के पीछे जो है तलवा, वहां तलवे पर लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी जीभ नॉर्मली तलवे पे लग रही है तो आपको टंग टाई नहीं है, और अगर आपके तलवे पर नहीं टच हो रही है तो आपको टंग टाई की शिकायत हो सकती है। इसको आप जो है डेंटल के डॉक्टर पे दिखा सकते हैं या किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पे जाइए, वहां पर दिखा सकते हैं। और जो आपने कहा कि कुछ लोगों को ये रिपीट होती है, ठीक है, रिलैप्स हो जाती है, तो उसके लिए आपको ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाना है, क्योंकि आपको पहले जानना है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, किसी को इनहेरिटेड है प्रॉब्लम या कोई और अदर रीजन है। सो उसके लिए आप ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के ही पास जाएं, क्योंकि वही इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं। वही, यस, ठीक है।
तो जैसे कि मैम ने बताया कि कौन इसके स्पेशलिस्ट हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, ठीक है, वहां जाकर इस चीज को ट्रीट कराएं और अपनी टंग टाई की प्रॉब्लम जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। बट इन नॉर्मल केसेस टंग टाई फुली ट्रीटेबल है, बहुत ही माइनर सर्जरी के साथ। बिल्कुल, यस। तो मैम मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि इन केस क्या होता है कि जैसे हमने 14 डेंटल पॉइंट्स जो है काउंट किए, जो आपने हमें बताया कि इस तरीके से हम 14 डेंटल पॉइंट्स जो है काउंट कर सकते हैं। तो इन केस क्या होता है कि कभी हमारा एक्सीडेंट की वजह से कोई दांत टूट गया, ठीक है, आगे का या उसके पीछे का कोई दांत टूट गया, तो हम उसमें इम्प्लांट करा कर जा सकते हैं? सी, ये डिपेंड करता है। अगर आपका फ्रैक्चर हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से कोई दांत टूटा है, तो वो कितना टूटा है, ठीक है, वो थोड़ा सा टूटा है, बीच में से टूटा है, आधा टूटा है, किस तरह से टूटा है। अगर वो पल्प तक, अगर दांत की नस तक नहीं गया है वो फ्रैक्चर, दांत की नस तक, लेट्स से कि आपका दांत आधा भी नहीं टूटा है, तो वो आपका डॉक्टर वहीं पे उसको फिक्स कर देगा, टूथ कलर्ड मटेरियल लगाकर या उसकी कैपिंग करके वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा। पर आपका फ्रैक्चर इतना ज़्यादा है कि आपके दांत का कलर चेंज हो गया है, आपको दर्द होता है, मसूड़ा फूला हुआ है, या फिर दांत आपका हिल रहा है, या फिर एक्सीडेंट के टाइम आपका दांत निकल ही गया है, तो उस केस में क्या होगा, निकले हुए केस में आप इम्प्लांट करवा सकते हैं। इम्प्लांट थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन है। उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगल बगल के दांतों का सपोर्ट लेके वहाँ पे ब्रिज लगवा सकते हैं, क्राउन एंड ब्रिज, वो एक चीपर ऑप्शन है। बट ये कि जो यंग पेशेंट होते हैं उनमें इम्प्लांट सक्सेसफुल होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। यस, ठीक है, तो हम इम्प्लांट भी करा सकते हैं या कैपिंग आप जो है वो करा सकते हैं, ब्रिजिंग जो है आप करा सकते हैं, क्राउनिंग, मैम ने एक वर्ड यूज किया, आप क्राउनिंग करा सकते हैं, उन सारी चीज़ों की। तो मैम इसके बाद बच्चों को आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी अगर हम कैप वगैरह, या मैंने बहुत बार मैम एक चीज़ और नोटिस की है कि जब बच्चा अपनी कैप करा लेता है तो कैप कराने के बाद जो व्हाइट कलर का जो मटेरियल होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का निकल जाता है और जो है उनका सिल्वर कलर का पार्ट जो है दिखने लगता है, स्टील टाइप का। तो वो क्या होता है, क्या वो चीप क्वालिटी का होता है, इसकी वजह से हो जाता है, या क्या उसकी कंडीशंस रहती हैं? इस चीप बेसिकली वो पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल क्राउन होता है, जो कि अंदर से मेटल है, ऊपर से उस पर पोर्सलिन की कोटिंग होती है। पोर्सलिन एक वाइट कलर मटेरियल होता है जो टूथ के कलर से मैच करता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो वो वहाँ से चिप ऑफ हो जाता है और फिर मेटल दिखने लगता है। तो जो वो ब्लैक कलर है बेसिकली वो मेटल है। तो या तो आप एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट पे जाएं और उनको बोलें कि एक गुड क्वालिटी आपको जो है कैप या क्राउन लगा के दें। बाकी जिरकोनिया के जो क्राउन्स हैं वो बिल्कुल टूथ कलर्ड होते हैं, उसमें मेटल नहीं होता, तो आप उसको यूज़ करवा सकते हैं। बट मैम जिरकोनिया क्या है कि कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिरकोनिया, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है, ये नोटिस किया है कि जिरकोनिया की कैपिंग्स या अगर हम इम्प्लांट कराते हैं जिरकोनिया को तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। हाँ। तो क्या हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन है क्या, इन बिटवीन कोई ऑप्शन है जो मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो और ऐसा चल सकता है? नहीं, फिर आपके पास वही ऑप्शन है कि आप PFM पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल क्राउन ही करवाएं, लेकिन एक गुड क्वालिटी, जी मैम, जो कि गुड क्वालिटी एक अच्छी लैब से बना हो। तो जितना मैम ने बताया इससे मुझे एक चीज समझ में आती है कि ये भी अलग अलग क्वालिटीज के जो है आते हैं और इट मीन्स कि अगर आपकी वो चिप ऑफ हो रही है, अगर उसमें से व्हाइट पार्ट जो है मटेरियल अगर निकल रहा है, इट मीन्स कि वो चीप क्वालिटी की है, सस्ती क्वालिटी की है। तो कोशिश कीजिए कि वो सस्ती क्वालिटी की जो है आप ना लगवाएं, ठीक है, एक बार ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी बच्चों को डेंटल के लिए जो रेफर किया है और उससे हमें एक चीज़ जो है नोटिस की है कि डेंटल का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आपको इन सब चीज़ों से ना जाना पड़े, अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखें, आप जो है रेगुलर ब्रश करें, अच्छे से साफ रखें, ताकि आपको उस केस तक ना पहुंचना पड़े कि आपको उन चीज़ों का ट्रीटमेंट कराना पड़े। हाँ, सेकेंड थिंग कि अभी तक मैम से बात करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि जितने भी डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सबका ट्रीटमेंट है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। मैम एक जो होता है फिशर टंग जो होता है, जिसमें जीभ में जो कट लग जाते हैं, वो किस वजह से जो होता है मैम, क्या वो भी ट्रीटेबल है? यस, फिशर टंग भी फुली ट्रीटेबल है, जिसमें आप देखे होंगे कि आप जीभ वाइट हो जाती है और बहुत सारे फिशर्स हो जाते हैं दांतों जीभ पे। तो ये भी बेसिकली इसी वजह से, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या गुटखा या टोबैको का सेवन करते हैं, ये भी उसी वजह से है। जी मैम, तो उसकी वजह से तो ये भी ट्रीटेबल है मैम? या कुछ लोगों को विटामिन डेफिशिएंसी होती है, उनको भी फिशर टंग होती है। सो यस, इट इज ऑल्सो, ये भी फुली ट्रीटेबल है। तो मैम इसको कितना टाइम लगता है क्लियर होने में, कितना टाइम लगता है? डिपेंड कितना सीवियर है। तो मैम क्या अगर कुछ चीज़ ज़्यादा सीवियर है फिशर टंग में, तो क्या वो ऐसा भी है कि वो ट्रीट ना हो पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत हद
तक ये ट्रीटेबल है। कुछ केसेस होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सीवियर है, जिनकी फाइब्रोसिस भी बहुत ज़्यादा है बकल म्यूकोसा में, तो उस केस में होता है कि ना भी ट्रीट हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ट्रीटेबल है। ये ट्रीटेबल है। तो इससे हमने एक चीज जाना, मैम से बात करने के बाद हमें पता चली कि डेंटल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ट्रीटेबल है। डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर जो है, जो जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, क्या उसको उस चीज की नॉलेज है या क्या वो उस चीज का एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये सबसे जानना जरूरी है कि आप जिस डॉक्टर के पास जिस ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, क्या वो उस ट्रीटमेंट के लिए जो है एजुकेट है या उसको उस ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से पता है या नहीं पता है। ये सबसे मेन चीज है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वसुंधरा, जिन्होंने हमने कोशिश की कि मैम से ज्यादा चीजों का हम पता कर सकें। और किसी भी बच्चे को लेकर डेंटल से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप YouTube पर मैसेज कर सकते हैं या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप WhatsApp पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैम अभी 2 से 3 दिन जो है इंडिया में है। और अगर मैम इंडिया में भी नहीं है तो मैम ने हमें अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो दिया हुआ है, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम मैम से डिस्कस करके या उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, किस डॉक्टर से वो ट्रीटेबल है, उस चीज के लिए मैम आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो जिस बच्चे को भी जो भी प्रॉब्लम है, और अगर इनकेस हमने कोई पॉइंट छोड़ दिया है, अगर अपने डेंटल के बारे में कोई जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए। जय हिंद साथियों, गुड नाइट।